जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वाली जो स्पेशल वीडियो है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट लिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 मार्च 2023 को आपका इकोनॉमिक्स का सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले। जी हाँ बच्चों, पूरा का पूरा पेपर आपको लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपके इकोनॉमिक्स के बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा बोर्ड का, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों, जो क्वेश्चन अभी हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे उसके आने की। तो वीडियो आप पूरा देख लेना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होगी, साथ ही जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। एक बार हम अपने पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का कोड है आपका 030। पेपर 3 घंटे का आएगा, पेपर की वेटेज होगी आपकी 80 मार्क्स की। ठीक है, पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे 34 और 10:30 से 1:30 का आपका पेपर है। 15 मिनट पहले आपको पेपर पढ़ने के लिए मिल जाता है, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो पेपर जो है बच्चों, जैसे आपकी सिलेबस में दो बुक्स हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की और एक है भारतीय आर्थिक विकास की। तो इसी तरीके से आपका जो पेपर है वो दो सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, पेपर में टोटल जो है वो 20 एमसीक्यू आने वाले हैं, यानी कि 10 आपके एमसीक्यू इस वाले में आ जाएंगे खंड ए में, और 10 जो आपके एमसीक्यू हैं वो आपके खंड बी में आ जाएंगे। 3 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे पूरे पेपर में, तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके खंड ए में आ जाएंगे और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके खंड बी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपके 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो खंड ए में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे और खंड बी में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर 6 अंक के 4 होंगे, तो 6 अंक के 2 क्वेश्चन आपके खंड ए में और 6 अंक के 2 क्वेश्चन आपके खंड बी में। ठीक है, और बहुत से बच्चे चॉइस के बारे में पूछते हैं, मैं आपको बता दूं 3 नंबर में आपको एक एक चॉइस मिल जाएगी दोनों ही सेक्शन में, 4 नंबर में आपको एक एक चॉइस मिल जाएगी दोनों ही सेक्शन में, और 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन है एक चॉइस इसमें मिल जाएगी, क्वेश्चन के अंदर में चॉइस मिलेगी। ठीक है, बट खंड बी में आपको जो एमसीक्यू है ना, इनमें 3 एमसीक्यू में आपको चॉइस मिल जाएगी, 3 एमसीक्यू में भी, लेकिन खंड में नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। तो ये जो है इस पेपर को हमने ऑलरेडी खंड नंबर ए में, आपका ये जो खंड नंबर ए है इसको हमने पार्ट 1 में समझ लिया था इस वीडियो का। ठीक है, ये हमारा इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2 है बच्चों, जिसमें हम खंड नंबर बी को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। ठीक, चलिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहां से आप पढ़ सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए खंड नंबर ए था आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल्स का, जो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने खंड नंबर बी की। ठीक है बच्चों, तो खंड नंबर बी है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय आर्थिक विकास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 10 एमसीक्यू। ठीक है, और इसमें अगर चॉइस मिला दें 3 तो टोटल हो जाते हैं 13। तो आप सभी क्या करें कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इनका आप आंसर देने की जरूर कोशिश करें, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मन ही मन में कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन। ओके बच्चों, लेकिन हाँ, वीडियो के एंड में आप मुझे बताना जरूर आपने 13 में से कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट दिया था। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने एमसीक्यू नंबर 1 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं है, यानी कि ये जो 4 हमें परिणाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं होता है किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों कि प्रत्यक्ष विदेशी तथा विदेशी मुद्रा कोष में तेज वृद्धि, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ता है, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा जो कोष होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो फंड्स होते हैं, वो भी हमारी कंट्री में बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, उर्वरकों पर अधिक सहायता हटाने से जो उत्पादन की लागत होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, और साथ ही साथ भारत में 2 दशकों तक लगातार आर्थिक सुधारों की वजह से ही जीडीपी में वृद्धि दर तेजी देखी गई थी। ठीक है, लेकिन ये कहना क्या सर कि सुधार कार्य जब किए जाते हैं आर्थिक सुधार, तो इसमें जो कर में कमी आती है, किसके कर में, यानी कि जो टैक्स वगैरह होते हैं जब ये कम कर दिए जाते हैं तो इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। ये गलत है, क्योंकि जब हम टैक्स में ही कमी कर देंगे तो राजस्व कहां से मिलेगा सरकार को। ठीक है ना, टैक्स ज्यादा कैसे मिलेगा, तो वही चीज है, ये आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं है। ठीक है बच्चों, सिंपल से समझ गए।
Which of the following is not a result of economic reform? That is, reduction in taxes during the reforms period increased the revenue of the government. ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, यानी कि एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन है। चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक इसके 2 साल के बाद में 1 अक्टूबर को, ठीक है ना, 1 अक्टूबर को हुई थी। लेकिन कब हुई थी ये बताना है, तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। कब हुई थी बच्चों? 1 अक्टूबर 1949, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति का पूर्ण रूप क्या होता है बच्चों? ठीक है ना, नीति NITI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कौन सा होगा सर? बी वाला, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, बच्चों को ना दो में कंफ्यूज होता है, इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट। ट्यूट हटा दो आप, यानी कि ट्यूशन को हटा दो, इंस्टीट्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए, in which year the Republic of China was established? 1949. Full form of नीति is National Institution for Transforming India. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे भी आपको एक एमसीक्यू में चॉइस मिली हुई है कि ग्रामीण विकास और जो कृषि क्षेत्र होता है, इसको साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो कौन होती है? कौन से? यदि हमें ग्रामीण डेवलपमेंट करना है या फिर किसी क्षेत्र में विकास करना है, तो इसके लिए जो साख सुविधा उपलब्ध कराता है, ये कौन कराता है? SBI, RBI, नेशनल कॉर्पोरेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर NABARD, नाबार्ड कराता है। कौन कराता है बच्चों? डी वाला हमारा ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन था बच्चों, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2001, 2, 10, 11, 14, 15 या फिर 5, 6 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरुआत हुआ था बच्चों? 2005 और 2006 में। ठीक है, इन क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। Which is the highest organization providing credit facility to rural development and agriculture sector? That is option number D. ठीक है, when was National Horticulture Mission started? It is started in 2005 and 6. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे हमें दिए गए हैं 2 कथन, इनको पढ़ना है और ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है बच्चों, तो कथन नंबर हमारा 1 क्या कहता है कि फसलों के स्वरूप कृषि गतिविधियों के विविधीकरण का एक रूप होता है। यानी कि फसलें जब हम बहुत सारी करते हैं तो ये किसका एक भाग होता है? ये कृषि में जो हम गतिविधियां करते हैं बहुत सारी, उसका एक रूप होता है छोटा सा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। कथन दूसरा क्या है कि अधिकांश जो हम कृषि की गतिविधियां करते हैं ये प्रकृति और मौसमी होती हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, प्रकृति के अनुसार करते हैं, मौसम के अनुसार करते हैं। मतलब क्या सर? कथन 1 कथन 2 दोनों ही हमारे सत्य हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो आंसर निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इंग्लिश में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो स्टेटमेंट 1 है कि क्रॉपिंग पैटर्न इज अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। स्टेटमेंट 2 है कि मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर सीजनल इन नेचर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना है बच्चों मिलान। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मिलान आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 22 में, एक एक करके मिलान को समझेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन है? ये होता है बच्चों योजना आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग ये इसका एक तरीके से वो है, क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी कह सकते हो, जो कि 2015 में बनाया गया था नीति आयोग। ठीक है ना, तो ये हुआ। अब जब आपको ये मिल गया कि चौथे का बी है, तो जो आपको आसान दिखता है उसमें उसको देख लो। देखो, बी और सी मिल गया। अब इसमें जो हमें और अच्छा दिखता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हमें जो है ना वो सी और अच्छा लग रहा है। क्या? HYV बीज, जो हमें आसान सा लग रहा है। तो ये किसके लिए होते हैं? ये ऐसे बीज होते हैं जो अधिक अनुपात में उत्पादन देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या देखा है? जिसमें तीसरे का ए हो। तो मिल गया आंसर हमें, ये रहा बी वाला। अब ऑटोमेटिकली अब बाकी की मिला देंगे। क्या सर? भूमि सुधार का क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। भूमि सुधार क्या होते हैं? ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए जो सुधार होते हैं उनको बोलते हैं। और साइकी क्या होते हैं? ये उत्पादक और उपभोक्ताओं को सरकार के द्वारा प्रदान किया गया एक मौद्रिक लाभ होता है, सिंपल सा। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे मिलान हो जाएगा अच्छे तरीके से। दोबारा समझा दूं, प्रधानमंत्री कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष। HYV बीज ये उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं जो कि अधिक मात्रा में बेसिकली अनुपात में उत्पादन करते हैं। भूमि सुधार उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र में सुधार किए जाते हैं। और साइकी के बारे में मौद्रिक लाभ ये होता है। ठीक है ना, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी आ जाएगा इसी तरीके से। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन
and HYV seeds, that is seeds which give a higher proportion of production and land improvement, that is reforms in agriculture to increase productivity and assistant, that is C, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे, चलिए अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नए आर्थिक सुधारों को लागू करने के कारण थे, यानी कि ये जो 5 कारण हमें दिए गए इनमें से हमें सही सही का चयन करना है, फिर नीचे विकल्प को देखना है कि जो नए आर्थिक सुधार लागू किए गए थे उसमें क्या शामिल है। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र का घटिया प्रदर्शन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया हुआ है आर्थिक समृद्धि दर का कम होना, ये गलत है। ठीक है, भुगतान से इसका घाटा होना, यानी राज्य जितना कमाता था, जितना टैक्स मिलता था उससे ज्यादा तो उसे भुगतान करना पड़ जाता था, ये ठीक है। बढ़ती बेरोजगारी, ये गलत है। किसके लिए आर्थिक सुधार लागू किए जाएंगे इतनी छोटी सी बात के लिए? नहीं। अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होना, ये भी शामिल है, मतलब जिसमें दूसरा और चौथा ये गलत हो, दैट मीन्स पहला, तीसरा और पांचवा जिस ऑप्शन में ये 3 मिल जाए। ठीक है, तो लीजिए सर मिल गया ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 5। इंग्लिश में द रीजंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, फर्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफेक्ट, insufficient foreign actions reserve, that is ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए जो नॉर्मली हमारे घर होते हैं, किचन होते हैं, उस पर जो सिलेंडर होता है ना, चाहे आप किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, मैंने 2-3 दिन चलते हैं, तो वो एलपीजी होती है उसमें। ठीक है, एक पीएनजी होती है, पाइप्ड नेचुरल गैस, और एक गोबर गैस। गोबर गैस मेनली जो है गांव में ज्यादातर देखी जाती है। ठीक है, सीएनजी गैस जो होती है बच्चों, इसका उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है क्योंकि ये मोटर वाहन चलाने के लिए किया जाता है, जैसे चैंपियन, टाटा 407, 8 वटेवर, और आजकल तो ऑनलाइन गाड़ियां वगैरह भी इसी पे ही चलती है। ठीक है, मेनली। ठीक है, सीएनजी जो भी हम बुक करते हैं ना कहीं आने जाने के लिए, तो वो इसी से चलती है। अथवा वर्ष 2011-12 में भारत की जो श्रम शक्ति थी, इसका आकार कितना था, कितना करोड़ थी ये। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 96.3, 40.73, 40.3 या फिर 47.3 करोड़। कितनी थी बच्चों? तो ये थी 47.3 करोड़। कब? 2011-12 में। वे व्यक्ति जो श्रम करते थे, यानी कि मेहनत करते थे, रोजगार करते थे, वो कितने थे? 47.3 करोड़, यानी कि आधे से थोड़ा सा कम मान सकते 2011-12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में which of the following is not used as a fuel for cooking, CNG। ठीक, and what was the size of Indian labor force या sector in year 2011 and 12? 47.3 करोड़। ओके, आगे क्या दिया है बच्चों कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत में शामिल नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति, मेनली ह्यूमन, जो अपना कैपिटल यानी कि अपना जो पैसा वो कमाता है, तो उसके स्रोत होते बहुत सारे, जिसमें से यहाँ पे एक शामिल नहीं है। तो शिक्षा पर व्यय करके कर सकता है, अपने कौशल पर विकास, अपने कौशल विकास पर व्यय करके कर सकता है, साथ ही नौकरी के साथ में वो प्रशिक्षण करके मानव पूंजी का निर्माण कर सकता है। लेकिन व्यापार आबाद को बढ़ाकर मानव पूंजी निर्माण किया जा सकता है, ये गलत है भाई। ठीक है ना, तो ह्यूमन कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन, इंक्रीज ट्रेड बैरियर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा अभिकथन का कारण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। अभिकथन हमारा क्या कहता है? अभिकथन है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में कृषि गतिहीनता बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी। बिल्कुल ठीक है, जब औपनिवेशिक शासन आया था तो उस समय कृषि जो थी वो बहुत ज्यादा पीछे चली गई थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 85% जनसंख्या जो थी भारत की, वो किस पर निर्भर थी बच्चों? कृषि पर निर्भर थी। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये दोनों अभिकथन और कारण बिल्कुल सही हैं या नहीं। तो यहां पर देखो दोनों चीजें हैं तो बिल्कुल ठीक। ठीक है, यानी कि ये कहना कि औपनिवेशिक शासन में भारत की कृषि जो थी वो पीछे हो गई थी, बिल्कुल ठीक है। और ये भी कहना कि हाँ जनसंख्या निर्भर थी, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बातें क्या है कि अभिकथन ए और आर दोनों सही है, बट व्याख्या नहीं है। व्याख्या क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कृषि गतिहीनता की बात की जा रही है, तो नीचे इस कारण में 1-2 कारण उसका होना चाहिए था, क्यों पिछड़ गई थी। ठीक है ना कि एक डाटा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? अभिकथन कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इंग्लिश में असर्शन है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज स्टैग्नेंट
and backward during the colonial rule, right? And reason about 85% of India's population was dependent on agriculture during the British rule. ये भी राइट है, बट दोनों के एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है ना? तो ये हमारा बी वाला हो जाएगा। अब एक और आपका विघटन आ जाता है, इसको बढ़िया तरीके से समझिएगा। अभिकथन में क्या लिखा हुआ है बच्चों कि हाँ लिखा हुआ है पर्यावरण की धारणा क्षमता से अभिप्राय पुनर्जन्म के दौर का संसाधनों के निष्कासन या अधिक बराबर होना है। मतलब देखो, पर्यावरण की धारण क्षमता से अगर हम बात करें तो इसका अभिप्राय ये होता है कि पर्यावरण कितना पुनर्जनन कर सकता है और जो संसाधन है उनका कितना अधिक से अधिक निष्कासन कर सकता है, फिर बराबर है, ठीक है ना? ये दर्शाता है। कारण क्या कहता है? कारण कहता है कि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के विकल्प के रूप में नवीनीकरण स्रोतों के लिए बहुत ही गहन खोज वर्तमान में जारी चल रही है, शोध कार्य इसके लिए किए जा रहे हैं। तो ये देखो, एक तरफ हमें बताया गया है कि पर्यावरण की धारण क्षमता के बारे में और एक तरफ ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत के शोधन के बारे में बताया गया है। तो बातें बिल्कुल ठीक है दोनों हमारी यहाँ पे, लेकिन व्याख्या बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला जो हमारा ऑप्शन है ना, ये वाला, ये राइट हो जाएगा, ठीक है? इसको इंग्लिश में देखेंगे तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए बी राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे देखो हमारे जो क्वेश्चन थे मेनली टोटल 13 एमसीक्यू, ठीक है? कितने? 13 एमसीक्यू। ये मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके, ठीक है? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी एमसीक्यू अभी तक की इस वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं उसके बारे में, ठीक है? ये देख सकते हैं, सेक्शन भी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों, और फिर जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दीजिए, ठीक है? तो अराउंड अभी 15 से 20 मिनट हुए हैं, लेकिन इस बीच आपकी एमसीक्यू की तैयारी काफी अच्छी हो गई होगी इन क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे 3-3 नंबर के हमारे जो 2 क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है? और एक क्वेश्चन में मिलेगी आपको चॉइस, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको चीज पहले ही बता देता हूँ कि जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, फिर चाहे पॉइंट 2 लाइन का हो या फिर 3 लाइन का हो, ठीक है? 3 से 4 पॉइंट, ओके? तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया हुआ है बच्चों कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो याद रखना बच्चों, जब किसी भी टॉपिक के संबंध में आपसे प्रभाव पूछा जाएगा तो आपको उसके नेगेटिव यानी कि नकारात्मक और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दोनों बताने। अब आप ये कहोगे कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, 200 साल तक गुलाम बना के रखा था हमको, क्या इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े होंगे हम पे? बिल्कुल पड़े हैं, क्यों नहीं पड़े? जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भी 2 पहलू हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स की, ठीक है? क्या हुआ था यार, बेसिकली इकोनॉमिकल, तो यातायात की सुविधाओं में वृद्धि हुई थी। मेनली देखो, पहले हम सड़क से यातायात करते थे, ठीक है ना, यानी कि कहीं आया जा करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने रेलवे का विशेष आविष्कार किया था। आविष्कार दैट मीन्स कि भारत में विकास किया था। और आज के टाइम पे आप देखोगे ना, एक रियलिटी में बताता हूं कि आज के टाइम पे बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे पोल हैं नदियों के ऊपर जो बनाए गए हैं, ठीक है ना, पटरियां वगैरह जो बिछाई गई हैं, जो अंग्रेजों ने बिछाई थी, वो आज भी उसी मुद्रा में है, ठीक है ना। लेकिन आज के हमारे जो रियलिटी के भ्रष्ट इंजीनियर हैं, वो किसी भी रोड को बनाते हैं, किसी भी ट्रेन की पटरी को बनाते हैं, पुल बनाते हैं, वो आने वाले 2-4 साल में ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज जो हमारा देश है ना, उसमें इंजीनियर्स भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। लेकिन अंग्रेज ने पता था कि विदेशों से माल मंगाना है और विदेशों में भारत से माल पहुंचाना है, तो रेलवे का विकास करना पड़ेगा। उनके द्वारा बनाए गए रेलवे स्टेशन, पुल, पटरी आज भी उसी मुद्रा में है। लेकिन हमारे भ्रष्ट इंजीनियर जो बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, वो तो खतरनाक है, मतलब एक तरीके से, है ना। तो ये चीजें थी रियलिटी वाली, ठीक है। बंदरगाहों का विकास किया, बिल्कुल, जैसे कोलकाता, हुगली, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में अगर आपके पास है तो। कोलकाता, हुगली और भी बहुत सारे पत्तन थे, बंदरगाह थे, इनका विकास किया था, ठीक है। डाक व तार विभाग की सुविधाएं, नॉर्मली क्या होता था, पहले हम चिट्ठी भेजते थे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने उसी प्रक्रिया को प्रो लेवल का बना दिया। उन्होंने डाक व तार की जो सुविधाएं थी वो और ज्यादा एडवांस बनाई थी, ठीक है। इंटरनेट इन्होंने भी नहीं लाया था, बल्कि इन्होंने सुविधाएं और ज्यादा उसको अच्छा बना दिया था ताकि सूचना जल्दी से जल्दी पहुंचे, ठीक है। देश का आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण किया। देखो, अगर अब आप ये कहोगे कि अंग्रेजों ने तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, देखो
इन्होंने नीति अपनाई थी जब भारत आजाद होने वाला था, उससे कुछ सालों पहले तक, ठीक है ना। शुरुआत में नहीं, तो शुरुआत में इन्होंने देश का बहुत आर्थिक विकास किया, क्योंकि ये बहुत सारे मटेरियल को भारत से उगाते थे, बेचते थे, तो विदेशी ने मुद्रा मिलती थी, वही चीज थी। इन्होंने बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था की व्यवस्था की। अंग्रेजों ने एक चाल खेली थी कि इनको पहले पैसा दे दो, और ये भारत के गरीब लोग पैसा दे नहीं पाएंगे, बस इन पे राज करेंगे, हम अपनी बातें मनवाएंगे इनसे। तो इन्होंने बैंकिंग की व्यवस्था की, मौद्रिक व्यवस्था की, ताकि लोगों को ये लूट सके। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई गरीब अपना बिजनेस व्यापार शुरुआत करना चाहता है, तो बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है, जो कि किसकी देन है, अंग्रेजों की। तो कुछ ना कुछ अंग्रेज हमारे लिए अच्छा करके गए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत जो था उसे सोने की चिड़िया जो थी उसको वो अब एक पत्थर की चिड़िया बना के चले गए। हाँ, आई एक्सेप्टेड, बट यहाँ पे कुछ बातें जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे दी गई। अब देखो, अब हम इसके नेगेटिविटी की बात करेंगे। तो क्या था भाई, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहला, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की कंपनी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, उस कंपनी का ही व्यापार केवल इंडिया से अनदर कंट्रीज में होता था, ठीक है। और कोई भी भारतीय कंपनी किसी कंट्री के साथ में व्यापार नहीं कर सकती, ठीक है। भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन, क्योंकि ब्रिटेन के लोग यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, ये बहुत सारी भारी भारी लाखों करोड़ की मशीन लेके भारत में आए, जिससे छोटे छोटे उद्योग जो हस्तकला उद्योग थे वो पतन होते चले गए और लोगों का रोजगार छिन गया, बेरोजगारी बढ़ गई थी, ठीक है। कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयात, यानी कि भारत से कच्चा माल जो था वो तो देशों में भेजा जाता था, मैंने ब्रिटेन में हो गया, ठीक है, इंग्लैंड में हो गया, फिर वहां से तैयार जो वो करवाते थे ना, वो भारत में भेजते थे, यानी कि हमारी ही चीज को पहले कच्चा भेज दिया अपने देश में, फिर वहां से वापस भेजते थे हमारे पास में तैयार बना के, और हमको बेचा करते थे। हमारी चीज बस, हमारे पास क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। व्यावसायीकरण पर दबाव, यानी कि व्यापार पे बहुत ही ज्यादा दबाव था। भारत अंग्रेज मतलब अंग्रेजों ने भारत पे इस तरीके के नकारात्मक प्रभाव डाले थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको, आई होप। चलिए अब इसको इंग्लिश में देखेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करेंगे, तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाएंगे। एंड देन व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट इन नेगेटिव इंपैक्ट, देन द आंसर इज दिस वन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है बच्चों, कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो परिभाषित करने के लिए यानी कि आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। एक उदारीकरण है, एक निजीकरण है और एक भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण को ही आज हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, और अथवा में है हरित क्रांति की विशेषताएं। तो पहले हम जो परिभाषा दी हुई ना हमारी, एक एक करके हम उसे समझते हैं। तो दिया हुआ है बच्चों उदारीकरण, सबसे पहले है उदारीकरण। इसका मतलब ये होता है कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी। उदारीकरण का मतलब है कि कोई भी कंट्री जब किसी दूसरे देश के लिए जो सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे उसके पर्टिकुलर देश में जो गवर्नमेंट का नियंत्रण था उसमें कमी कर दी। जैसे कि भारत में सबसे पहले तकरीबन 24 जुलाई से 1991 से पहले वित्तीय सुधार नहीं हुए थे और उदारीकरण नहीं अपनाया गया था। लेकिन जब उदारीकरण अपनाया गया तो सरकार ने कुछ कामों से अपने हाथों को हटा लिया और इसे निजी में दे दिया, इस तरीके थोड़ा बहुत, ठीक है, नियंत्रण कम कर लिया था बेसिक। इसको उदारीकरण बोलते हैं कि कोई भी व्यापार कर सकता है। निजीकरण, निजीकरण से तात्पर्य ये होता है कि ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें जैसे उद्यम, फैक्ट्रियां वगैरह हो गई, व्यवसाय हो जाते हैं, सेवाएं हो जाती हैं, इन सभी का स्वामित्व, इन सभी का नियंत्रण, इन सभी का प्रबंधन, इन सभी का मालिक या तो कोई एक व्यक्ति होगा या तो कोई एक समूह रहेगा। निजीकरण में ये होता है, ठीक है। लेकिन वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो ये तो सिंपल सी बात है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य कंट्री, किसी दूसरे या फिर बाकी अन्य कंट्री के साथ में जुड़ जाती है या एकीकरण हो जाता है, तो हम उसे वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। उदारीकरण, सरकार ने क्या किया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियों पर अपने नियंत्रण को कम कर लिया। निजीकरण में भाई जो भी उद्यम, फैक्ट्री, व्यवसाय, सेवाएं होती थी, इनका स्वामित्व, प्रबंधन निजी हाथों में दे दिया। वैश्वीकरण, आओ कोई भी कंपनी व्यापार करो, हम भी व्यापार करेंगे दूसरे देशों के साथ में, बस ये है एक देसी लैंग्वेज में सिंपल सा, ठीक है बच्चों। हम बात करेंगे अपने दूसरे पार्ट की, हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्या है हरित क्रांति की विशेषताएं। तो सिंपल से पहली विशेषता जो है बच्चों वो ये दी हुई है
कि उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग, जैसे बोलते हैं HYVS, ठीक है ना। तो उच्च पैदावार वाली जो किस्में थी, किस्मों के जो बीज हुआ करते थे, उनका उपयोग हुआ। इसके उपयोग होने की वजह से क्या हुआ भाई, खाद्यान्न क्षेत्र में बढ़ावा हुआ, और बढ़ावा होने से जो भुखमरी थी वो खत्म हुई, पहला पॉइंट। दूसरा, कीटनाशक तथा रासायनिकों उर्वरकों का उपयोग, यानी कि इस समय ऐसे कीटनाशकों का, ऐसे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सके, और ऐसे में जो गवर्नमेंट थी उसने भी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। उसके बाद सिंचाई व्यवस्था का विकास किया गया, यानी कि जहां पर पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं थी वहां पे इसको और ज्यादा विकसित किया गया। साथ ही साथ कृषि के लिए यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था, यानी कि कृषि के लिए यंत्रों को बहुत अधिक मात्रा में उपयोग पर बढ़ावा दिया गया था, खरीदे गए, जिससे रोजगार मिला, आर्थिक विकास बेसिकली भारत का हुआ। और जब हरित क्रांति हुई तो जहां भारत पहले जो खाना होता था वो भारत में मंगाता था, अब वो भारत भेजने लगा, यानी कि आयातक से अब निर्यातक बन गया था, ठीक है। ये है हरित क्रांति की विशेषता, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, और ये हरित क्रांति की विशेषता है। अब एक एक करके इनको इंग्लिश में देखेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आइए करके देखेंगे। लिबरलाइजेशन यहाँ पे आ जाता है आपका, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे आ जाता है, एंड ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये है प्राइवेटाइजेशन, ओके। इंग्लिश में दूसरा क्या है कि राइट द फीचर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है ग्रीन रेवोल्यूशन के, ये रहे आपके सामने टोटल 4, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अपने 4-4 नंबर के जो हमारे 3 क्वेश्चन इसके बारे में, जिसमें आपको एक में मिलने वाली है चॉइस, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 30 क्या दिया हुआ है कि भारत में जो प्राकृतिक संसाधन ये प्रचुर मात्रा में, यानी कि एकदम सही मात्रा में, अधिक मात्रा में भी है। तो आपको इस कोटेशन, इस वाक्य, इस विशेषता के संबंध में आपको यहाँ पे तर्क देने। तो एक लिखेंगे छोटी सी भूमिका कि वास्तव में भारत विश्व के सबसे बड़े देशों में 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हेक्टेयर की बात करें तो 32.87, ठीक है, करोड़ वर्ग हेक्टेयर है। अब यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें कि क्या क्या भारत जो प्राकृतिक संसाधन है उनको उत्पादित करता है, तो सबसे पहला है भारत में 4 तरीके के ईंधन खनिज है। ईंधन खनिज जिससे खाना बन सकता है, जिसमें एलपीजी है, पीएनजी है, गोबर गैस है, एक और आ जाता है। 11 तरीके के धात्विक और 52 तरीके के गैर धात्विक जो खनिज है इनका उत्पादन करता है। साथ ही 22 छोटे छोटे और 89 जो बड़े बड़े खनिज हैं, इनका ये जो है बेसिकली खनिजों का उत्पादन करता है, ठीक है। अगर हम खेती की बात कर लें बच्चों, तो भारत जो है इसका दक्षिणी पठार की जो काली मिट्टी है बच्चों, ये कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपसे देखो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी धरती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, काली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में कहा किस एरिया की, तो दक्षिणी पठार की, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके खनिजों की बात करते हैं। तो खनिज में कोयला वगैरह दिया हुआ है, पेट्रोलियम तो खैर हम मंगाते ही दूसरे देश से। लौह खनिज भारत में उच्च जो गुणवत्ता वाले अयस्क हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देश के कुल लौह अयस्क भंडार में तकरीबन 14,630 मिलियन टन हेमेटाइट है और 10,619 मिलियन टन मैग्नेटाइट। तो यानी कि लौह खनिज भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। हेमेटाइट लौह अयस्क मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक आदि में पाया जाता है। कोयले की बात कर लेते हैं, तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो उपलब्ध कोई अगर खनिज है तो वो है कोयला। कोयला को भारत से बहुत सारी कंट्रीज में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चीन, अमेरिका, इसके बाद में तीसरा स्थान। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें कि कोयला का उत्पादन कहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो पहले चीन आता है, फिर अमेरिका आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत आता है कोयला के मामले में, ठीक है ना। इतना ज्यादा कोयला हमारे भारत में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया कि वाकई में भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है ये बहुत अधिक मात्रा में। खेती की बात करेंगे, उसके बाद लौह खनिज की, फिर यहाँ पे कोयले की बात करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके इन क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, आंसर, ठीक है ना। तो पहले आप बताएंगे एक छोटी भूमिका, उसके बाद में आप बताएंगे यहाँ पे
एग्रीकल्चर के बारे में, आयरन ओर के बारे में एंड कोल के बारे में, इस तरीके से। ठीक है, आगे अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 31 की। यहाँ पे जो है आपके 4 नंबर की जो 3 क्वेश्चन थे ना, ये उसका दूसरा क्वेश्चन है और उसमें चॉइस है। क्वेश्चन क्या है कि उन समान विकासात्मक नीतियों का वर्णन कीजिए जिनका भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया। यानी कि हमें ऐसी एक जैसी नीतियों को यहाँ पे समझाना है जिसमें भारत ने और इससे अलग होकर बना देश पाकिस्तान, ठीक है ना, उसने जो रास्ते अपनाए दोनों एक ही जैसे, वो मैं समझा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे रास्ते अपनाए थे। सबसे पहले लिख देंगे सिंपल सा, भारत और जो पाकिस्तान है इसकी विकासात्मक पद की जो समानता है उसका सारांश इस तरीके से। जैसे सबसे पहला ये कि दोनों ने अपनी विकास की ओर सबसे पहला कदम 1947 के जब आजाद हुआ था ना पाकिस्तान, उसी के साथ में उठाया था, विभाजन के साथ। ठीक है, विभाजन हुआ तो समस्याएं बहुत सी आई, शरणार्थी की समस्या आई। तो ऐसे में सबसे पहला कदम क्या हुआ था कि दोनों ही तरफ शरणार्थियों की जो समस्या थी पुनर्वास की, उस समस्या को ठीक किया गया। ठीक है, दूसरा कदम क्या उठाया, भारत में अपने सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स जो प्लान थे वो 1951 में ही शुरू कर दिए थे। वहीं पाकिस्तान ने अपने मध्यकालिक योजना जो थी हुई 1956 में। ये पंचवर्षीय नहीं थी, ये मध्यकालिक थी, किसकी, पाकिस्तान। ठीक है, दोनों ने अपने विकास के लिए किस रास्ते को अपनाया था बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, यानी कि दोनों ही, भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी, सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व इस सिद्धांत को अपनाया था। ठीक है, भारत ने 1998 में, ये डेट गलत है बच्चों, ये डेट है 1998, ठीक है ना, 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं परमाणु परीक्षण की। वैसे डेट जो यहाँ पे दी गई है ना, ये वाली, ये तो ठीक ही है। 1988 में बेसिकली पाकिस्तान ने अपने आर्थिक सुधार प्रारंभ कर लिए थे। ठीक है, वहीं 1991 में भारत ने अपने कर लिए थे आर्थिक सुधार, और इसी के साथ भारत ने सफलतापूर्वक 1998 में कर लिया था, क्या बोलते हैं, परमाणु परीक्षण। ठीक है, दोनों ही देशों ने सुधार स्वेच्छा से नहीं अपितु परिस्थिति के अनुसार किया था। परिस्थिति जैसी जैसी बनती गई उसी के अनुसार ये सुधार करते चले गए थे। ठीक है, ये कहना कि दोनों की मिलीजुली भगत थी, ये गलत है, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो दोनों तरफ परिस्थितियां एक जैसी ही थी, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, मेनली परिस्थितियां पाकिस्तान के लिए थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल थी, ये चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकास के लिए जो रास्ते अपनाए उसमें कुछ कुछ समानता एक जैसी देखी गई। वो क्या है उसके बारे में ये 5 पॉइंट। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में क्या दिया हुआ है कि 1958 में प्रारंभ की गई चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। देखो, चाइना ने अपना एक अभियान चलाया था 1958 में, उसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। ठीक है ना, तो हमें ये समझाना है इसके बारे में कि ये था क्या, इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, बेसिकली देखो, ग्रेट लीप नामक अभियान जो था ये 1958 में चलाया गया। इसका मेन उद्देश्य था चाइना में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को तेजी से जल्दी से जल्दी औद्योगिकरण के द्वारा एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया गया। यानी कि 1958 तक जो चाइना की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर मेनली आधारित थी बच्चों, कृषि पर आधारित थी। तो ऐसे में चाइना ये चाहता था इस मिशन के द्वारा कि जल्दी से जल्दी हम औद्योगिकरण करें, और जैसे जैसे औद्योगिकरण करेंगे तो जो अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर मेनली टिकी हुई है ना, कृषि से ही सब कुछ होता है, वो परिवर्तित होकर कहां पे आ जाएगी, उद्योगों पर। उद्योग यानी कि आधुनिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग लगाने की प्रेरणा दी गई। यानी कि छोटे छोटे उद्योग जो थे वो लोगों को ये प्रेरणा दी गई, चाइना के लोगों को, कि आप अपने आसपास छोटे छोटे उद्योग लगाओ। ठीक है, चाइना की गवर्नमेंट आपको सहायता देगी। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक पद्धति की शुरुआत हुई जिसको बोलते थे कम्यून पद्धति। तो अब याद रखो कि अगर आपसे 3 या 4 नंबर में कम्यून पद्धति की बात आ जाती है तो आप जो है यही ग्रेट लीप फॉरवर्ड पूरा का पूरा लिख देंगे, पूरा का पूरा सेम टू सेम। ठीक है, कम्यून पद्धति के अनुसार क्या हुआ था, लोग जो थे वो सामूहिक रूप से खेती किया करते थे। कहां पे, गांवों में। 1958 में तकरीबन 26,000 कम्यून यानी कि समूह हुआ करते थे। ठीक है, 26,000 समूह थे कम्यून के, जिसमें समस्त कृषक शामिल हुआ करते थे। ठीक है, GLF क्या है, GLF ग्रेट लीफ अभियान। ठीक है, ग्रेट लीफ फॉरवर्ड इस तरीके से।
तो इस अभियान में काफी समस्याएं भी आई थी, जैसे कि जब भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी थी, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग तक मारे गए थे। यानी कि जीएलएफ में एक सबसे बड़ा नुकसान ये था कि एक बार सूखा पड़ गया था, और जब सूखा पड़ा तो इससे जो गरीब लोग थे, जो सामूहिक तौर पे कृषि करते थे, उनकी मृत्यु हुई। किसकी वजह से? केवल और केवल भूख की वजह से। लगभग 30 मिलियन। कितना? 30 मिलियन। ठीक है, आ गया समझ में बढ़िया तरीके से। तो ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। भारत और पाकिस्तान के द्वारा सेम सेम नीतियां कौन कौन सी अपनाई गई थी अच्छी अच्छी, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो था, इसके बारे में जो बातें हैं, ये 3 आपके यहाँ पे और आ जाती हैं। ठीक है, अब इन्हीं को इंग्लिश में देखेंगे। डिस्कस द सिमिलर डेवलपमेंटल पॉलिसीज दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉलोड फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंटल पैथ्स। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड, अच्छा आंसर देखना है ना। तो देखेंगे मेनली पाकिस्तान और इंडिया ने जो सिमिलरी यहाँ पे समरी है इनकी डेवलपमेंट की, वो सिमिलरी है, कुछ कुछ अलग आगे पीछे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना स्टार्टेड इन 1958। तो करेंगे इस तरीके से हम इसकी व्याख्या, और ये हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, चलिए 4 नंबर का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि आखिरी है 4 का, फिर 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दिया हुआ है कि ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर में भी आ सकता है आपका, सॉरी 5 नहीं, 6 नंबर में भी आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ग्रामीण विकास क्या है और इसके मुख्य तत्व। देखो, जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ग्रामीण विकास से अभिप्राय उस एक क्रमबद्ध योजना से है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पर वृद्धि करता है। यानी कि ग्रामीण विकास का क्या मतलब है कि एक ऐसी योजना जिसमें एक क्रम के अनुसार जो गांव के लोग हैं उनके जीवन स्तर में, आर्थिक स्तर में, स्वास्थ्य स्तर पे, सामाजिक स्तर पर उनका जो वृद्धि लेवल है वो आगे और बढ़ाया जाए, उसको बोलते हैं ग्रामीण विकास। ठीक है ना, सिंपल सा। मुख्य तत्व क्या है, यानी कि इसे कैसे किया जा सकता है या फिर कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखो तत्व बहुत सारे हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, कोई 4 से 5 लिखने हैं। जब ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, 5 में आएगा आपका, तो आपको कम से कम 6 से 7 लिखने हैं। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के बहुत सारे मुख्य तत्व यहाँ पे आते हैं, जैसे कि भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। यानी कि अगर हमें गांव का विकास करना है तो जिन लोगों के पास जितनी जमीन है उसके अनुसार वो जितना उत्पादन करते हैं ना, उनको और ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो फसल को बेचेंगे, पैसा आएगा तो विकास होगा, सिंपल सा। ठीक है, कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना ताकि किसान को उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। लोगों को अभी जो किसान है ना, बहुत से ऐसे एरिया है जिनको यही नहीं पता है कि कृषि विपणन प्रणाली होती क्या है, केंद्र क्या होते हैं। ठीक है, ये जो कृषि विपणन प्रणाली है बच्चों, इसके मामले में अलग से 6 नंबर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, अलग से 6 नंबर का, वो मैं बताऊंगा आपको। बट अभी आप यहाँ पे ये समझो कि अगर ग्रामीण विकास करना है तो उसके लिए कृषि विपणन प्रणाली को और अच्छा बनाना होगा ताकि लोग इसको समझ सकें और उन्हें उनकी जो फसल है उसका उचित मूल्य मिल सके, क्योंकि बीच में जो लोग बैठे होते हैं ना, वो खा जाते हैं पैसा। ठीक है ना, ज्यादा मूल्य वाली फसलों के उत्पाद को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसी फसलें जैसे कि कपास, ठीक है, और भी बहुत सारी फसलें होती हैं, तो उन फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए गांव में, ताकि जो है उनका विकास हो सके। ठीक है ना, उत्पादन की गतिविधियों का विविधीकरण ताकि फसल खेती के अलावा रोजगार के वैकल्पिक साधन ढूंढे जा सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल हमने फसल बो दी फिर हम सोते रहे, पढ़ते रहे, ठीक है, इधर घूमते रहे, ताश पत्ता खेलते रहे, ये ऐसा नहीं करना। जब हमने फसल बो दी, एक बार दो सिंचाई करनी होती है, एक दिन तकरीबन महीने में 1-2 बार, और निराई करनी होती है महीने में 1-2 बार, बाकी दिन तो खाली रहते हैं। तो ऐसे में जो खाली समय है उसके लिए ग्रामीण लोगों को क्या करना चाहिए, उनके लिए रोजगार के साधन जो गवर्नमेंट है उसे तैयार करवाने चाहिए। ठीक है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में साख यानी कि जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, ऋण वाली जो सुविधाएं हैं, ये भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कृषि उत्पाद को खरीद सके या फिर अपना भी उद्योग लगाना चाहता है तो उसे भी लगा सके। ठीक है, इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा गैर कृषि रोजगारों के द्वारा निर्धनता को कम किया जा सकता है। यानी कि जो कृषि और गैर कृषि रोजगार है, ठीक, सॉरी, जो मतलब कृषि में या फिर गैर कृषि रोजगार है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है
और निर्धनता को कम कर सकते हैं। और भी आ जाते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा को बढ़ावा देना, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक करना और ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्वों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे इसे इंग्लिश में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स मेन एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में ये पॉइंट आ जाते हैं, एंड जो एलिमेंट्स हैं रूरल डेवलपमेंट के, वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ये पूरे के पूरे। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अपने 6 नंबर के 2 क्वेश्चन की। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन में आपको मिलने वाली है चॉइस। आइए देखते हैं कि करके। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, पहला दिया हुआ है कि भारत में प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास को समझाइए। ठीक है, यानी कि आपको प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र, इसमें जो विकास हुआ है ना, इसके बारे में समझाइए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र की। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र को बोलते हैं क्या भाई, तो प्राथमिक और मध्य स्कूल शिक्षा को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया, पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं के जो स्कूल होते हैं इनको बोलते हैं। पहली से 5वीं को बोलते हैं प्राथमिक स्कूल और मध्य स्कूल बोलते हैं 6ठी से 8वीं वालों को। ठीक है ना, तो इसी को मिलाकर बनती है प्रारंभिक शिक्षा। तो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रारंभिक शिक्षा है पहली से 8वीं के लिए, वो एकदम गवर्नमेंट स्कूल में फ्री कर दी गई है, बिल्कुल फ्री। वर्तमान में तो खैर 12वीं तक भी हो चुकी है, लेकिन बताया 8वीं तक गया था। ठीक है, वर्ष 1950 और 51 में अगर हम देखें, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो पहली से 5वीं के स्कूल थे, 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल थे, वो मात्र 2.23 लाख थे। लेकिन 50 से 60 सालों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई कि स्कूलों की संख्या हो गई थी 13 लाख। कितनी, 13 लाख। ठीक है, अब प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक, जो कि बेसिकली कितनी आयु तक के बच्चे होते हैं, मेनली 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे होते हैं। इसे गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क पढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे जो प्रकार यहाँ पे देखे जाते हैं, उनके लिए जो कदम उठाए गए थे, जैसे कि मिड डे मील्स योजना शुरुआत की गई थी 1995 में। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये 1991 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान ये 2000 में शुरुआत किया गया था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये 2009 में भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया था सभी को। ठीक है ना, तो ये वो विकास है जो किसमें किया गया है, प्रारंभिक शिक्षा में। ठीक है, ये है प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रकार। अब एक चीज देखना आप ध्यान से, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा कितने से कितने तक की होती है बच्चों, 1 से 8वीं तक की। ठीक है, और मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी बच्चों, 1995 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1991 में। शिक्षा का मेनली अनिवार्य, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये 2009 में मिला था, और सर्व शिक्षा अभियान 2000 में ये मिल गया था, इस तरीके से। ठीक है ना, तो बहुत से एमसीक्यू बन गए। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। ठीक है, तो जब माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि वर्ष 1950 से 51 में माध्यमिक जो स्कूल थे वो मात्र थे 74,400 थे। माफ करना, गलती से इधर थोड़ा हो जाता है जब हम अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, ध्यान एकदम टॉपिक पे ही होता है, इसीलिए। ठीक है ना, देखो माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के जो स्कूल थे वो 1950 से 51 में कितने थे, मात्र 7400। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो ये हो गए हैं तकरीबन 2 लाख के आसपास। ठीक है, और 1950 से 51 के आसपास विद्यार्थियों की संख्या जो माध्यमिक स्कूल के थे वो मात्र थी 15 लाख। लेकिन वर्तमान में ये तकरीबन 450 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। आप देखो कितनी 200, 300, 400 गुना वृद्धि हो चुकी है। ठीक है ना, के बाद माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत करते हैं, जैसे कि नवोदय तथा केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि एनवीएस या फिर केवीएस हो गए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षा परिषद एनसीईआरटी, जिसका आप एग्जाम देने वाले हो सीबीएसई का, वो एनसीईआरटी के भी अंदर ही आता है, उसी पर बेस्ड आपका सिलेबस होता है। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण तथा तकनीकी, मेडिकल, कृषि शिक्षा और भी बहुत सारे क्षेत्र जो है, संस्थाएं जो है वो इसमें कार्यरत बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा किसके बारे में,
माध्यमिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे बदलाव किए गए थे उसके बारे में भी। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट, भारत में प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव के बारे में। ओके, चलिए चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में। इंग्लिश में दिया हुआ है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्कूल की बात करते हैं, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं ना इसके बारे में। ठीक है ना, तो पहले ये पॉइंट आएगा आपका, उसके बाद में ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। वेरियस टाइप्स होते हैं उसके बारे में आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सेकेंडरी एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ये पॉइंट आपके सारे के सारे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। ठीक है, जिसमें आपको एक मिलने वाली है प्यारी सी चॉइस। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था बच्चों कृषि विपणन केंद्र के बारे में। ठीक है ना, तो आइए वो क्वेश्चन 6 नंबर में इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या की जाए। यानी कि कृषि क्षेत्र में जो भी भूमि सुधार लागू किए गए थे, चलिए ठीक है किए गए थे, अच्छी बात है, आखिर हमें इनको लागू करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी थी? चलो आवश्यकता भी पड़ी, तो आखिर ये किस तरीके से या फिर क्या प्रकार रहे थे उसके वो समझाइए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता। तो किस लिए पड़ी थी? सबसे ज्यादा जो आवश्यकता थी वो थी किसानों के शोषण को रोकने के लिए। कैसे हो सकता किसानों का शोषण? आप सभी को पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि भारत में किसानों के लिए बहुत से बिचौलियों की बहुत बड़ी संख्या थी, जैसे कि जमींदार हो गए या फिर महाजन हो गए। ठीक है, ये क्या करते थे? ये रैयत से, किसानों से कर वसूला करते थे गांवों से, या उनसे भू राजस्व का एक हिस्सा लेते थे। ये क्या करते थे? किसानों के साथ में दासों जैसा व्यवहार क्या करते थे। इसीलिए इन बिचौलियों की इस स्थिति को समाप्त करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, साथ ही जो किसान था वो अपनी फसल को डायरेक्ट बाजार में नहीं बेच पाता था, तो वो एक समूह के द्वारा बेचता था। तो ऐसे में जो समूह उसकी फसल को लेके गया, उसने मान लेते उस फसल को बेचा 100 रुपए में, तो वास्तविक किसान को वो मूल्य देता था उसे 75 या फिर 70 रुपए। तो उसको लाभ किसान को उसकी फसल का पूरा नहीं मिलता था। इसीलिए इस लाभ को पूरा का पूरा उसे दिलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। और सबसे बड़ी तो ये कि किसानों के साथ में दासों जैसा जो व्यवहार हो रहा था, उनका जो शोषण हो रहा था, इसकी वजह से भाई उत्पादन नहीं हो पा रहा था किसी। ठीक है ना, तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए हमें भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, अब ये समझिए कि इसके प्रकार क्या थे। तो 3 तरीके के प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ठीक है ना, अर्थात सरकार और किसान के बीच में सीधा संपर्क स्थापित हो सके, इसके लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यानी कि जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। क्योंकि भाई जमींदार, महालवर ये किसानों के साथ में दासों जैसा व्यवहार करते थे। ठीक है, और साथ ही ये जमींदार वगैरह जो बिचौलिए होते थे, ये किसानों पे बहुत भारी भारी शुल्क लगाते थे। ठीक है, इसीलिए अब सरकार के द्वारा सिंचाई सुविधाओं को लेकर, भंडार सुविधाओं को लेकर, ऋण सुविधाओं को लेकर, विपणन सुविधाओं को लेकर कोई भी ज्यादा बिजली कर वगैरह किसानों पे नहीं लगाया गया, बल्कि सरकार जो थी उसने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के बाद में इन सभी पर अधिक से अधिक धन का व्यय किया, ताकि किसान जो अपना विकास कर सके। ठीक है, फिर आया किराएदारी सुधार। यानी कि देखो, किराएदारी सुधार का मतलब ये हो गया कि किराया विनिमयन, कार्यकाल सुरक्षा, किराएदारों के लिए स्वामित्व अधिकार। मतलब कि जो आपने देखा होगा कि 100 वर्ष के लिए जो या फिर 99 या फिर 1000 वर्ष के लिए जो कोई भूमि होती है उसे लीग पर लिया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे में वो जो स्थिति है उसको सुधारा गया था। ठीक है, साथ ही अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम, मतलब कि हमारे भारतीय संविधान में भी ये कहा हुआ है कि एक कोई व्यक्ति जो है कितनी अधिकतम भूमि रख सकता है, उसकी भी एक सीमा तय की गई। इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति कृषि भूमि के लिए कितनी खेती अपने पास, कितनी जमीन अपने पास रख सकता है, उसके लिए क्या किया गया, इस सीमा बना दी गई थी, एक अधिनियम बना दिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ कृषि के पुनर्गठन के संबंध में चकबंदी या फिर बाड़ाबंदी जो थी वो भी यहाँ पे लागू की गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये भी आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किराएदारी सुधार और अधिकतम भूमि अधिनियम। ठीक है,
तो आवश्यकता क्यों पड़ी भूमि सुधार आवश्यकता की, भूमि सुधार की, और प्रकार क्या है, तीनों के। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई, कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं तथा कृषि की विपणन प्रदान प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बढ़िया तरीके से मेरी तरफ से जो एफर्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं भी समझ में आ रहा है 1-2% भी, तो आप क्या करें, वीडियो को रिप्ले करिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो भाई 100% मैं अपना देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है ना, एक होता ना कि बच्चे को जैसे सामने बैठा के पढ़ाते हैं कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके से, तो वही सेम नजरिया मेरा ऐसा होता है कि मैं ऐसा नहीं कि मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही है, मैं यहाँ पे ये इमेजिन करता हूँ कि मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उनको एकदम अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे इंस्टीट्यूशन जो ट्यूशन टाइप में होता है ना, जैसे स्कूल वगैरह होता है, टीचर आपको समझाता है उसी तरीके से। तो देखो मेरे एफर्ट्स तो पूरे हैं, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आप रिस्पॉन्स में क्या क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे रिस्पॉन्स के जरिए कि हाँ सर आप जो समझा रहे हो वो समझ में आ रहा है, या फिर नहीं भी आ रहा है तो भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, कृषि विपणन क्या होता है। कृषि विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है बच्चों जो फसल के संग्रहण, फसल के प्रसंस्करण, फसल के वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन तथा बिक्री से संबंधित होता है। मतलब क्या है बताओ, सिंपल सा, सिंपल सा, खेत से लेकर, ठीक है, खेत में ये जो फसल हुई थी ना, इस खेत की फसल का बाजार तक पहुंचना, ठीक है, बाजार तक पहुंचना, एक तरीके से हम कह सकते हैं बाजार तक जाकर जो जन सामान्य लोग है उसका क्रय होना, यानी कि उसका बिच जाना, यानी कि वो जो है लोगों तक, उपभोक्ता तक पहुंच जाना, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, खेत से फसल बाजार तक पहुंचने के बाद में लोगों तक पहुंच जाए, इसी क्रिया को कृषि विपणन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो फसल काट के उसका संग्रहण किया जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है अच्छी तरीके से, भंडारण किया जाता है, परिवहन करके उसको बाजार तक ले जाके उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कृषि विपणन। ठीक है, लेकिन हमारी जो भारतीय कृषि विपणन प्रणाली है इसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत से कदम भी उठाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसको दूर करने के लिए सरकार ने पहला कदम उठाया, नियमित मंडियों की स्थापना। यानी कि पहले क्या होता था, मंडियां महीने में या फिर हफ्ते में लगती थी, तो सरकार ने ये कहा कि भाई देखो मंडी जो है वो अब रोज लगेगी, कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार कभी भी अपने फसल को जाके बेच सकता है। ठीक है, विपणन सूचना का प्रसारण, यानी कि मंडी में किस फसल का क्या भाव आज चल रहा है, जैसे शेयर मार्केट होता है ना कि पता चल जाता है कि आज क्या बेसिकली प्राइस चल रहा है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से विपणन जो प्रणाली होती है उसमें भी कृषि के मामले में जो सूचना थी वो तेजी से फैलाने के लिए इसमें सुधार किया गया। ठीक है, कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए भंडार गृह और सुविधाओं का प्रावधान, यानी कि कृषि के लिए, कृषि जो उत्पाद है, किसान अपने फसल को उनके पास रखने की जगह नहीं है या फिर वैसा वातावरण नहीं है, तो उसके लिए भंडार गृह की सुविधाएं प्रावधान किया गया था। ठीक है, मानक बाट और नाप तौल की अनिवार्यता भी यहाँ पे लागू की गई, साथ ही साथ रियायती यातायात की व्यवस्था की गई, भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय गोदाम भी बनाए गए। ठीक है, और एक तो सरकार के द्वारा ना फसल की जो न्यूनतम समर्थन कीमत की नीति थी वो भी यहाँ पे बना दी गई। ठीक है भाई, तो ये है कृषि विपणन प्रणाली केंद्रों में किए गए सुधार। ओके बच्चों, तो आई होप 8 से 10 मिनट के अंदर ये जो आपका 34वां क्वेश्चन था ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया कृषि विपणन के क्या होता है और कृषि विपणन में सुधार के लिए उठाए गए ये कदम। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को देखेंगे इंग्लिश में। तो एक्सप्लेन नीडेड द टाइप्स, सॉरी नीड एंड टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है ना, तो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कि एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स, इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, तो क्या आवश्यकता पड़ी देख लेंगे। उसके बाद में टाइप्स क्या थे, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म्स के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन बोल सकते हैं या फिर रिफॉर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में हमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ब्रीफली एक्सप्लेन स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। आइए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को। लिखा हुआ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग दैट
ये आपका पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा। एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम, दैट इज ऑल ऑफ दिस वन। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपका ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों इस पेपर के, वो हमने कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम ये एंड करते हैं। देखो, अगर आप सभी को आज की ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी तो क्या कीजिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाने की। लाइक कीजिए यार, क्या करना है, लाइक ही तो करना है। ठीक है ना, और शेयर भी कर दीजिए आपके क्लासमेट के साथ में, ताकि वो भी तैयारी कर लेंगे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे प्यारा सा अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा कि जो मैंने आपको समझाया वो आया नहीं। बाकी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।